नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जो खो गया उसके पीछे रोया नहीं करते। जो खो गया उसके पीछे रोया नहीं करते, और जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। और दोस्तों, सफलता उनको मिलती है जो अपने हालात और वक्त पर कभी रोया नहीं करते। तो दोस्तों, आपको हालात चाहे कैसे भी हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज हम पढ़ते हैं, जो हम पटवारी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जो 2021 में जो पेपर हुआ था पटवारी का प्री का पेपर, उसके प्रश्नों को हल करते हैं। आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है मेरा। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं कि औद्योगिक विकास में जो औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उस कथन से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ये ऐसे बोल रहा है कि औद्योगिक होंगे ना, उद्योग जहाँ होंगे वहां पर क्या होंगे, औद्योगिक रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। तो अब देखो, अब इनमें से क्या पूछ रहा है ये, ऑप्शन में बताना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला इससे। मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है दोस्तों, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है, इससे भी दोस्तों, इस जो ये लाइन बोली है इसी से मतलब देखना है। इन ये नहीं करना कि ये वाली चीज भी सही है और ये वाली चीज भी सही है, इस प्रकार इसका उत्तर नहीं देखना। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक दृष्टि विकसित देशों में बेरोजगार की समस्या नगण्य है। दोस्तों, इसने कहा है कि उद्योग होंगे तो बेरोजगार उसमें कम होंगे, बेरोजगार लोग कम होंगे, और ये लाइन यही चीज बता रही है। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है मेरा। सभी कुत्ते गधे हैं। ये लो जी, ये कुत्ते हैं और ये क्या है, गधे हैं। ये कुत्ते इसके क्या है, गधे हैं। जो सारे कुत्ते हैं वो क्या है, गधे हैं। और सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल है, और ये सारे गधे भी क्या है, बैल है। सारे गधे क्या है दोस्तों मेरे, बैल। यानी कुत्ते ऑटोमेटिकली बैल के अंदर आ गए। तो कुछ कुत्ते गधे हैं, यानी सभी है तो कुछ तो उसके अंदर है ही। और कुछ गधे बैल है, कुछ गधे बैल है। अब देखो, सारे मतलब सभी आगे तो कुछ तो उसमें आएगा ही। और सभी कुत्ते और गधे बैल है, यानी कुत्ते भी बैल है और गधे भी बैल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, जो बोर्ड ने जो उत्तर माना था उसके हिसाब से आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, प्रश्न नंबर 63 बता रहा है, सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है। उक्त कथन इंगित करता है कि, ये बोल रहा है कि सरकारी स्कूलों में जो जो पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज है वो कम होता है। तो उससे उस क्यों, किस वजह से रहता है, इसमें से आपको ऑप्शन में से बताना है। सरकारी स्कूल में विद्यालय भवन नहीं है, ये ऑप्शन, ये उत्तर नहीं है। सरकारी स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। ये देखो, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही, ये उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और ये क्यों है, क्योंकि उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, इसके कारण वहां पर पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। बाकी इन भवन और पुस्तकालय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर अगर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो वो 100% अपना देंगे और वो उत्तीर्ण होने की परसेंटेज वहां बढ़ जाएगा। देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है, निम्न में बेमेल शब्द कौन सा है, इनमें से जो अलग है वो बताना है। देखो, फूल गोभी, मशरूम, गाजर, आलू और क्या है, बैंगन। तो दोस्तों, इनमें से जो उत्तर माना गया है, उत्तर माना गया है आलू, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर माना गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया, आलू इसका उत्तर हो गया दोस्तों। और ये किस प्रकार माना है, ये बोर्ड ने जो माना है वो उत्तर बता दिया मैंने आपको। देखो, आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 65 मेरा क्या कह रहा है, देखो, बेमेल शब्द कौन सा है, इनमें से भी जो अलग है वो बताना है दोस्तों। तो पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध, इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। तो इनमें से ऑप्शन ए अलग है, यानी चंद्रमा अलग है, बाकी क्या है, मेरे ग्रह है, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है मेरा, यहाँ दिया गया है एक्स बराबर, यहाँ क्या दिया गया है, एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3। और क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है रूट एक्स प्लस 1/√x का मान पूछ रहा है दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आ जाए, x का मान दिया है और मेरे को 1/x का मान निकालना है, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा कि 2 माइनस का रूट 3। और ये कैसे आया, देखो, x का मान है मेरा 2 प्लस का 1 बट्टा, सॉरी 2 प्लस रूट का 3।
अब मैं अगर x 1/x का मान निकालूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1/√3। अब इस √3 का एक 2 प्लस √3 का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण यानी कि जो विपरीत चिन्ह से इनको ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। 2 माइनस √3 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 माइनस √3 से इसको नीचे गुणा करेंगे। अब देखो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो ये तो ऊपर तो बच गया 2 माइनस का √3 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी क्या बच जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। यानी यहाँ बच जाएगा 2 माइनस √3, जो मैंने ऊपर डायरेक्ट लिखा था और आपको भी ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे इस प्रश्न को बढ़ते हैं। मैंने ये लिख लिया और ये चीज समझा दी है किस प्रकार लिखा है। अब देखो इसमें आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है इसमें देखो √x प्लस 1/√x का मान ज्ञात करो। दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, √x प्लस 1/√x का मान ज्ञात करना है, इधर मान ज्ञात करना है। मैंने मान लिया इसका मान है x, मैंने क्या मान लिया इसका मान x। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं तो या तो आप इधर x नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो सीधा ही क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरा x, √x का स्क्वायर x हो जाएगा दोस्तों और 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा, प्लस का मेरा 2 हो जाएगा। 2 कैसे, 2ab करेंगे दोस्तों तो √x गुणा 1/√x तो मेरा 1 ही हो जाएगा, इसका मान ये आ जाएगा। अब देखो इसका मान दे रखा है मेरे को x प्लस 1/√x का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, इनको ऐसे करेंगे 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस का √3, तो ये क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा। यानी 2 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। यानी ये आ गया 4 प्लस 2 और 4 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ये किसका मान आया, यह है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का मान आया दोस्तों। अब मेरे को अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ रूट लगाना पड़ेगा, यानी √x प्लस का 1/√x का मान चाहिए दोस्तों। यानी इस पर क्या आ जाएगा, मेरा रूट आ जाएगा। इसका उत्तर आ गया दोस्तों √6। ऑप्शन में जो ऑप्शन बी में 2 में दे रखा है √6, यानी इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, √6। आओ दोस्तों प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है मेरा दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न है परिमेयकरण करके इनको आप डायरेक्ट इनके मान याद रखना, आपको इजी हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग, ये लो जी, एक संख्या का वर्ग किया प्लस दूसरी संख्या का भी मैंने वर्ग किया और इनका योग कर दिया, तो ये किसके बराबर है दोस्तों, 68 के बराबर। और दूसरे में क्या कह रहा है, और उनके अंतर का वर्ग। अब क्या कह रहा है, वो अंतर, यानी पहले इनका अंतर किया और फिर उसका क्या किया मैंने, वर्ग किया, तो उसका मान दे रखा है इसने 36। उसका मान क्या दे रखा है, 36। तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसका गुणनफल निकालने के लिए सीधा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे हम। यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर, ये तो मेरे को 36 दिया ही है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ से रख सकते हैं 68, यहाँ से क्या रख सकते हैं हम 68, यहाँ से रख दिया मैंने 68। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 68, तो मैंने रख दिया माइनस 2xy बराबर क्या है दोस्तों मेरा 36। अब इस 68 को इधर ले जाएंगे, यानी दूसरी तरफ ले जाते ही संख्या माइनस की हो जाएगी, xy बराबर 36 माइनस का 68, और 68 में से 36 जाएगा तो ये क्या आएगा 2 और 3 32 आ जाएगा। ये आया मेरा 2xy का मान आया दोस्तों, और ये भी आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ माइनस से माइनस गया यहाँ पर। अब इस 2 का भाग दे देंगे इसमें, ये xy का आ जाएगा, मतलब दोनों संख्याओं का गुणन आ जाएगा दोस्तों 32/2, और इसको 2 से काटा तो ये क्या हो गया मेरा 16। यानी xy यानी दोनों संख्याओं का गुणन कितना आ गया दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणन मेरा 16 आ गया। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में 16 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो गया। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। प्रश्न नंबर 68 मेरा क्या कह रहा है, ये लो प्रश्न नंबर 68 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 व्यक्तियों क ख ग घ अण का कोई एक समूह है जिसमें क ख से नाटा है, नाटा मतलब छोटा। ये देखो ये ख है और उससे छोटा कौन है मेरा, ये लो मैंने क लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, परंतु अणय से बड़ा है। ये क क्या है मेरा, अणय से क्या है, बड़ा है। ग सबसे लंबा है, यानी सबसे आगे तो कौन है दोस्तों मेरा, ग है, सबसे लंबा ग है। और घ ख से नाटा परंतु क से लंबा है, यानी इन दोनों के बीच में दोस्तों ख से तो नाटा है और क से क्या है मेरा, बड़ा है, लंबा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है ये। अब क्या बोला, उक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे।
उनमें सबसे नाटा कौन है? तो देखो सबसे नाटा यहाँ पर अणा है, सबसे लास्ट में सबसे छोटा अणा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो 68 के बाद इसमें 69वें में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 68 में ही दी गई सूचनाओं के आधार पर, 68 जो प्रश्न 68 में जो सीरीज बनाई है उसी के आधार पर उत्तर देना है। उनमें लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है? लंबाई में दूसरे स्थान पर ख है दोस्तों, सबसे लंबा तो ग है और दूसरे स्थान पर ख है, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? 69 का उत्तर हो गया मेरा ख, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 70 में क्या बोल रहा है? 68 के बारे में जो पढ़ा है उसी के आधार पर इसका प्रश्न का उत्तर देना है। आधार पर तत्वों को बताइए कि पांचों व्यक्तियों में लंबाई के आधार पर खड़ा करें तो बीच में कौन है? तो देखो दोस्तों बीच में यानी दो, 5 है तो 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, यानी बीच में जो है ये घ है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 4 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया। अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। प्रश्न नंबर 71 मेरा क्या कह रहा है? देखो प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देवें। और P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, यानी पहले वाला बाद वाले का पुत्र है। P क्यू माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की पत्नी है, यानी पहले वाली बाद वाले की पत्नी है। और P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, यानी पहले वाला भाई है बाद वाले का। P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, मतलब जो पहले वाली है ना वो बहन है, कब होगी? जब भाग वाला ऑप्शन आएगा। अब देखो इसमें से अपन ये जो दिया गया है A प्लस बी, देखो A प्लस बी और माइनस क्या दिया गया है? C। अब देखो जब बीच में प्लस लगा हुआ था, ये लो प्लस कहाँ लगा था? ये रहा प्लस था, तो इसका अर्थ था P क्यू का पुत्र है, मतलब बाद वाले पहले वाले का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, जो बाद वाला है ना उसका पुत्र है पहले वाला, यानी ये पुत्र है B का। और क्या बोल रहा है? देखो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ इसमें ये रहा, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है, यानी ये सी की पत्नी कौन हो गई यहाँ पर? बी, यानी ये तो पुत्र हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसकी पत्नी हो गई। अब क्या पूछा इसने? सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, हाँ सी ए का पिता है दोस्तों, यानी ये इस बी का हस्बैंड था, इसकी वाइफ थी ये, और इसका बेटा ये है तो ये इसका भी बेटा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र नहीं है दोस्तों, उल्टी चीज बोल रहा है, ए सी का पुत्र है। सी ए का चाचा है, चाचा भी नहीं है, और सी ए का भाई भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 71 में दी गई सूचनाओं के आधार पर, अब देखो इसने यहाँ पर दे दिया ए गुणा बी और भाग क्या है मेरा? सी। अब देखो गुणा वाले चिन्ह को देख लो, क्या कह रहा है? पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, यानी ये ए है ना, ये भाई है बी का, ये ए तो लड़का है और बी क्या है ये पता नहीं है, इसे स्पष्ट नहीं हो रहा कि बी लड़का है या लड़की है, बस ये पता है कि ए भाई है बी का, ठीक है। अगर ये लड़का हुआ तो भी ये भाई होगा, लड़की हुई तो भी ये भाई होगा ए। अब क्या कह रहा है? भाग सी है, तो भाग का अर्थ क्या था यहाँ पर? पी क्यू की बहन है, यानी पहले वाली बाद वाले की बहन है, यानी ये सी की बहन कौन है? सी की बहन है बी, तो यानी यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस। अब देखो ऑप्शन में से क्या बताना है? ए और बी परस्पर भाई, ए और बी आपस में भाई है। देखो दोस्तों ए और बी भाई नहीं है, ए तो भाई है और बी क्या है? बहन है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता भी नहीं है, इसका तो कुछ संबंध पता नहीं हो रहा कि ये भाई है या बहन है, यानी ये लड़का है या लड़की है, इसका पता नहीं लगा अभी। बी ए की बहन है, तो देखो ये बी माइनस है, मतलब ये लड़की है, और ए लड़का है, ये इसका भाई है, तो ये इसकी क्या है? इसकी बहन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ए और सी आपस में भाई बहन है, ए और सी, देखो ए सी है ना, क्लियर नहीं कर पाया ये भाई है या बहन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 73वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? देखो मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए दोस्तों, उसको अंक पास होने के लिए चाहिए थे 36% अंक, उसमें 24% अंक प्राप्त किए, यानी उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए, यानी जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे 36, यानी उससे कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए दोस्तों? 12% अंक प्राप्त किए। और वह कह रहा है 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी ये 12% का मान क्या दे दिया दोस्तों? 9 दे दिया, यानी 1% का मान होगा 9/12, और मेरे को मान चाहिए 100 का, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब देखो इसको हल करेंगे, 3 का भाग 3 बार गया और 3 का भाग 4 बार जाएगा, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 को 3 से गुणा किया दोस्तों, 25 3 होता है मेरा 75, यानी कितने अंकों का पूर्णांक था? तो वो था 75, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2।
देखो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। और प्रश्न नंबर 74 मेरा क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं। देखो इसको मैं मिटा लेता हूं एक बार। दोस्तों इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कि मेरे पास एक बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है, जिसके कारण मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। ठीक है, मैंने आज एक काम किया कि ना ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख पाए, इसलिए इनको बड़ा बड़ा जूम करके लिख लिया मैंने यहाँ पर। देखो सॉरी, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। उसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछिए। दोस्तों ये वाला प्रश्न ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार का ये प्रश्न है। अब देखो मैंने बताया था उस जो रेट दिया होता है, जो दर दिया होता है, उसको पकड़ो। अब यहाँ 5% है, 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20, यानी 20 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है, यानी ये हो गया 21/20। अब दोस्तों अगर मेरे को बोल रहा है कि 2 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज के लिए बोल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज के लिए बोल रहा है, तो भी ऐसे करूंगा, और इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो भी ऐसे ही करूंगा। अब देखो 21 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 441, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों मेरा आ जाएगा 400। सिंपल। अब यानी ये क्या बता रहा है कि अगर 400 मेरा 2 साल पहले की जनसंख्या थी, तो वर्तमान जनसंख्या मेरी 441 होगी। ये जो मैंने माना है उसके हिसाब से ये वाली चीज होगी। अब इसने दिया क्या गया है, जो दिया है उससे इसकी तुलना कर लेंगे। ये कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है दोस्तों, वर्तमान मतलब 441 का मान दिया है 1,76,000, और मेरे को चाहिए 400 का मान। तो 400 का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1,76,400, सॉरी यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर है 400, 1,76,400 बट्टा 441 गुणा 100। अब देखो दोस्तों ये इससे कट रहा होगा, आप क्या करो डायरेक्ट यहाँ पर अब 2 संख्या में तो भाग जाएगा नहीं, 3 संख्या में जाएगा नहीं, अब 4 संख्याओं में जाएगा। अब देखो इकाई का अंक 4 लाना है, तो इसे 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, और इसका भाग इसमें दोगे तो ये 4 बार जाएगा। कितनी बार चलेगा, 4 बार, तो ये हो गया मेरा 400। और ये दोस्तों मेरे को 400 का मान ज्ञात करना है, 100 का नहीं करना। देखो 400 का मान ज्ञात करना है। 2 साल पहले की जनसंख्या 400 थी, वर्तमान जनसंख्या मेरी 441 है, ये मैंने माना है, और जो दे रखा है उससे उसकी तुलना करता हूँ। अब देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 2 2 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4, तो ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों 1,60,000। इसका ऑप्शन जो दे रखा है 74वें में, ऑप्शन मेरे कट गए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, इसमें ऑप्शन मैंने कट गए, ये शायद ये मिसप्रिंट हुआ होगा, कुछ भी होगा, पर इसका उत्तर आपको मैंने बता दिया है 1,60,000 होगा दोस्तों। ऑप्शन में आप जो उत्तर होगा उस पर आपको टिक लगाना है। अब देखो प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 75 की ओर। प्रश्न नंबर 75 मेरा क्या कह रहा है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है दोस्तों, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु थी, अगर 10 की हानि कर रही है तो मैं उसको 90 में बेच रहा हूँ, यानी ये है मेरा 90 का मान। 90 का मान कितना है 1440। उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो, उसे कितने में बेचें कि उसको 15% का लाभ हो। दोस्तों इसको ऐसे समझो, मैं मान लूँ कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी और मैंने उसको 10% की हानि में बेचा, तब तो कितने में बेचूंगा, 90 में बेचूंगा। और मैं बोलूँ कि इसको 15% लाभ में बेचूँ तो कितने में बेचूंगा मैं दोस्तों, 115 में बेचूंगा, ऐसे बेचूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरे को दे रखा है 90 का मान और मेरे को चाहिए 115 का मान, तो इसका देखो ऐसे होगा, ये 1440 तो दे रखा है मेरे को, 90 का मान दे रखा है और मेरे को चाहिए 115 का मान। तो देखो इसका 0 से 0 गया, और 9 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार, और 9 छिकी 54, यानी ये 16 आ गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 0 8, और 16 एकम 16 और 8 24 हो गया 2, और 16 एकम 16 और 2 18, यानी ये आ गया 1840। इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ये दोस्तों बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये इन चीजों ऐसे तरीकों से आप करोगे फटाफट तो आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे। अन्यथा अगर आप लेंथी तरीके में घुस गए तो वहां आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां टाइम का ही खेल होता है सब कुछ। देखो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। प्रश्न नंबर 76 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो पढ़ते हैं पहले। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। ये लो जी, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण 24 घंटे में बढ़ जाती है। यदि टंकी पूरी भरी है तो वह 6 से कितने घंटों में खाली होगी। दोस्तों ये ऐसे है कि ए अगर कोई काम 16 घंटे में कर रहा है और ए और बी
दोनों मिलकर उस काम को, अब देखो ये माइनस का हो रहा है इसीलिए तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, 24 लग रहा है भाई। ए अकेला ही 16 घंटे में कर रहा है और दो जने मिलकर उसको 24 घंटे में कर रहे हैं, तो मतलब दूसरा वाला है उसमें कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है वो। तो देखो अब मैंने इसका इसका मान निकाला, एलसीएम लिया, इसमें एलसीएम लिया तो मेरा आ गया 48। अब ये 16 थी 48 हो गया, 24 दूनी 48। मतलब ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है और बी अकेला क्या कर, ए और बी मिलकर दोनों 2 काम कर रहे हैं, यानी बी एक काम घटा रहा है। ए अकेला 3 काम कर रहा है और बी उसमें से एक काम घटा रहा है, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। ये देखो यानी बी का काम कितना है एक दिन का, माइनस का 1 करना उसमें से। तो अब टोटल क्या है, टोटल काम है मेरा 48, यानी 48 को पूरे को खाली करने के लिए, 48 को पूरे को काम करने के लिए उसको एक दिन में 1 कर रहा है, तो ये कितने घंटों में करेगा दोस्तों, 48 में करेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये माइनस प्लस से कुछ दिक्कत नहीं है आपको, माइनस ये दिखा रहा है कि वो उससे पानी को निकाल रहा है। ठीक है, आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। प्रश्न नंबर 77 मेरा क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। देखो दोस्तों अभी अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया है कि अगर चक्रवर्ती ब्याज वाले प्रश्न आए तो आपको किस प्रकार हल करना है, परसेंटेज को पकड़ना है और उसके बाद उसको हल करना है। देखो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। सरल ब्याज बताना है दोस्तों। अगर इस धन में 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात किया, देखो दोस्तों पहले मैं इसको 10 को ऐसे लिख लेता हूँ, 1/10, यानी 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, यानी 11/10 हो जाएगा। इसका मिश्र धन और मूलधन का अनुपात हो जाएगा। इसका 2 वर्ष का ब्याज है, यानी ये हो जाएगा 121/100, यानी 100 पर 21 ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष का। ठीक है, ये 100 तो मूलधन है और 21 क्या है मेरा ब्याज है। ये लो जी 21 क्या है मेरा ब्याज। अब 21 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 420, यानी 1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 का मान इसका भाग इसमें देंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये तो 1% का मान आया दोस्तों, 1% मतलब 1 का मान आया, और मेरे को कितने प्रतिशत का मान चाहिए, देखो 3 वर्ष का ब्याज, अगर एक वर्ष का ब्याज 10%, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 30% हो जाएगा, यानी 30 से गुणा कर देंगे इसको, तो 2 3 6 और 2 0, यानी 600 आ जाएगा। यानी इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। प्रश्न नंबर 78 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 78, किसी संख्या के घन और वर्गों के मानों का अंतर 100 है और उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों इसको ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हल हो जाएगा, ऐसे वैसे एक्स मान के करोगे तो वैसे भी हो जाएगा। देखो ऑप्शन ले लेते हैं डायरेक्ट। बोल रहा है उसके घन और वर्ग का अंतर, अगर 3 लूँ मैं ऑप्शन में मैं अगर 3 लूँ, 3 मानता हूँ, 3 अगर संख्या है तो 3 का वर्ग तो घन तो 27 होता है, वर्ग होता है 9, तो इनका अंतर तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 यानी 18 हो जाएगा, जबकि अंतर तो 100 आना चाहिए, यानी ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। अब देखो दूसरा ले रहा हूँ, 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी इनका अंतर तो 100 आ गया। पर आगे क्या कह रहा है, देखो वर्ग और संख्या का अंतर, यानी वर्ग इसका 25 होता है और संख्या होती है 5, यानी इसका अंतर 20 हो रहा है, यानी दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर मेरा 79 क्या कह रहा है, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटों में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी समय में धारा की दिशा 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो धारा की दिशा में तो वो 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और धारा की विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और समय दोनों में समान है। अब दोस्तों मैं मानो एक्स तो मेरी नाविक की गति है और वाई क्या है, मेरी उसकी गति है, धारा की गति है। तो देखो उसकी दिशा विपरीत है, यानी इसमें से माइनस कर दिया, और 12 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 12/5, यानी उसकी जो नाविक की स्पीड है उसमें से धारा की स्पीड को घटाते गए तब उसकी स्पीड ये आई, और जिधर धारा जा रही है उधर ही नाविक जा रहा है, तो उसकी स्पीड हो रही है, वो कह रहा है 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 22 किलोमीटर की दूरी कर रहा है समान समय में, यानी उसका स्पीड हो गई है। अब देखो ये समीकरण बन गया, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। अब क्या करो, जोड़ने के बाद जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा और ये कितना हो गया मेरा 2x हो गया, और इधर एलसीएम तो 5 आ ही गया, 22 और 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 और 3 34 हो गया। अब x का मान निकालने के लिए इस 2 का भाग इसमें दोगे तो क्या आ गया 17, x का मान 17/5 आया। ये तो किसका मान आया, ये तो नाविक की गति आया। उसने पूछा क्या है, ये देखो उसने पूछा है तो धारा का वेग क्या है, धारा का वेग पूछा है दोस्तों, यानी x का मान रखना है, इन दोनों में से कोई से भी समीकरण में रख दो, आपको क्या आ जाएगा, आपके पास x का उसका y का मान मतलब धारा की गति आ जाएगी। अब देखो x की जगह मैंने रखा 17/5 प्लस का y बराबर 12/5। अब देखो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये वाली चीज मेरी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी ये y बराबर हो गया 12/, अब देखो इसको मैं सीधा एलसीएम इधर ले गया तो माइनस में हो जाएगा, सीधा एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, तो ये देखो 12 में से 17 गए तो माइनस का 5 बचेगा, और -5/5 हो रहा है 1, यानी माइनस का 1, यानी इसकी दिशा तो दोस्तों उसके विपरीत दिशा में थी, इसलिए इसकी स्पीड आ गई 1, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1।
आओ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। प्रश्न नंबर 80 मेरा क्या कर रहा है, प्रश्न को पढ़ो और उसको समझने का प्रयास करो और उसके बाद उसको हल करो। करने का तरीका यही होना चाहिए दोस्तों, पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, प्रश्न को पढ़ो, समझो, उसके बाद खुद से करने का ट्राई करो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप उसका उत्तर देखो, हो रहा है तो भी आप उसका उत्तर देख लो, ठीक है। हो सकता है मैं एक नई ट्रिक बता दूं आपको। देखो सॉरी, समान आर त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें दोस्तों ये जो बीच वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बन रहा है मेरा एक वर्ग, यहाँ क्या बन रहा है मेरा एक वर्ग, और इस वर्ग की भुजा क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा 2r के बराबर है। यानी ये वाला बीच वाला क्षेत्र कैसे निकालूंगा दोस्तों, ये वाला क्षेत्र में वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, और उसमें से क्या घटाऊं दोस्तों। देखो ये एक वृत्त है, इसके 4 हिस्से किए तो ये वाला एक हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये वाला एक हिस्सा हो रहा है, हर में एक हिस्सा हो रहा है ये। अब देखो ये एक ये और एक ये, यानी चार इससे 1 2 3 और 4, यानी ये एक पूरा वृत्त घट जाएगा मेरा। इसमें से क्या होगा, एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ये ऐसे होता है कि अगर पाई आर स्क्वायर, तो मेरा कब होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सूत्र कब होता है, जब पूरा वृत्त ले रहे हैं, यानी कि एक कोण कितना हो, 360 डिग्री हो। अगर पूरा नहीं ले रहे तो अपन ले रहे हैं ये देखो, एक वृत्त में अपन ये वाला हिस्सा ले लिए, फिर दूसरे वृत्त में भी अपन ये वाला हिस्सा ले लिए, यानी ये 4 हिस्से मिलाकर एक पूरा वृत्त बना रहे हैं, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, यानी पाई और आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वर्ग की एक भुजा थी मेरी, वर्ग की एक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल था दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ है भुजा स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, माइनस ये देखो, यहाँ आप ये लिख सकते हो वर्ग का क्षेत्र माइनस जो 4 खंड थे ना वृत्त, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कर दो, एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, 4 खंडों को जोड़ेंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2r का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2r का स्क्वायर मेरा 4r स्क्वायर हो जाएगा। देखो भुजा 2r कैसे हुई, देखो r तो ये रही और r ये रही, r प्लस r 2r हो गई, और 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया। माइनस करना है किसको, पाई आर स्क्वायर को। अब देखो 4r स्क्वायर माइनस पाई का मान रख देंगे दोस्तों 22, और सॉरी पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 22/7 गुणा आर स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, यानी 28r स्क्वायर माइनस का 22r स्क्वायर बट्टे मेरा 7। अब देखो 28 में से 22 किया तो 6 बच जाएगा, बट्टे में 7 है तो 7 और आर स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 में इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। प्रश्न नंबर 81 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 81, 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 मजदूर, ये लो जी, 8 मजदूर थे, एक काम को कर रहे हैं 16 दिन में, ये लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, आठों ने मिलकर 2 दिन काम किया, ये 8 ही इधर 2 दिन काम कर रहे हैं, प्लस उसके बाद 8 मजदूर और आगे, यानी 8 पहले थे और 8 और आगे, यानी ये 16 मजदूर हो गए, और ये काम कर रहे हैं 3 दिनों के लिए, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है तो आगे तो शेष कार्य सभी मिलकर पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यानी इस टी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखो इसको इससे गुणा किया तो 8 सिंह 48, 4 8 8 और 4 12, यानी 128, और ये हो गया 16, और ये हो गया 16 टी। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे अपन तो ये हो जाएगा मेरा 2 और 1, यानी 112। ये आया मेरा 16 टी का मान आया दोस्तों। तो टी का मान क्या निकालना है मेरे को, 112/16। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दी 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, और 16 चिक्की 96, 96 के बाद 16 सत्ते, यानी ये 7 बार चलेगा दोस्तों। इसका कितने दिन आएगा, टी का मान क्या आएगा, 7 दिन, यानी 4 ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो गया। अब आओ प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 मेरा क्या कह रहा है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, ए कर रहा है किसी काम को 16 घंटे में, और बी क्या कर रहा है, और बी कर रहा है उसको 20 घंटे में, बी कर रहा है उसको 20 घंटे में, और सी कर रहा है उसको 24 घंटे में। तो तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, मजदूरी 777 मिल गई, तो मजदूरी में बी का हिस्सा। तो दोस्तों जिस अनुपात में एक दिन में जितना काम करें उसी अनुपात में इसको मजदूरी मिलेगी, और वो निकालते हैं एक दिन में कितना काम कर रहे हैं एक जना। तो इनका एलसीएम लिया 16 दूनी 48, यानी इसका एलसीएम आया दोस्तों 480। अभी 16 का भाग 16 थी 48, यानी 30 आ गया। 20 का भाग देंगे तो ये आ गया मेरा 24, 24 का भाग देंगे तो 20, यानी एक दिन में ए तो 30 काम कर रहा है, बी 24 कर रहा है, और सी मेरा 20 कर रहा है। अब दोस्तों इनका कार्य का अनुपात निकालते हैं, 30:24:20, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2 से काट दूं तो ये हो जाएगा मेरा 15:12:10। अब देखो इनको सबको जोड़ो, 15 और 12 कितना हो गया मेरा 27, और 27 और 10 मेरा हो गया 37, यानी इन सबका कार्य का योग 37 हो गया। और बोल रहा है ये देखो ये अनुपात निकाला है दोस्तों, अपन ने क्या निकाला है, अनुपात निकाला है। ये इधर मिट गया, इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा वापस। यहाँ पर 80 था, और यहाँ पे निकला था ये 30, और यहाँ पे निकला था ये 24, ठीक है।
अब इनका अनुपात निकल गया दोस्तों, तो इन सबका योग करेंगे अपन तो ये हो जाएगा मेरा 37। और इसका मान दे रखा है मेरे को 777 यानी 777, यानी ये तीनों एक दिन में इतनी मजदूरी कर रहे हैं, तो तीनों का मिलकर इतना इतना मिल गया इनको। अब ये बोला बी का अनुपात कितना होगा, तो इसके लिए अपन इसका भाग इसमें देंगे, और ये तो मैं अनुपात वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुका। तो ये देखो अब बी का हिस्सा कितना है 12 है, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो 37 दूनी 74 और एक यानी एक हो गया, तो 12 एकम 12 2, 12 दूनी 24 और एक 25 यानी 252। यानी ऑप्शन नंबर देख लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में 252 दे रखा है, तो यानी इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। प्रश्न नंबर 83 मेरा क्या कह रहा है, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले एक मीटर त्रिज्या के गोले की छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये जो अभी अभी बताया मैंने उसी प्रकार हो जाएगा ये, यानी ये यहाँ पर अगर मैं एक रेखा खींच दूं तो ये भी मेरी त्रिज्या है, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। यानी इस एक वर्ग में से क्या घटाना है, इस एक वर्ग में से वृत्त के चौथे हिस्से का मान घटाना है। देखो इसको ऐसे करते हैं, और ये मैंने अभी अभी आपको समझाया था, ये वाली चीज सेम डिट्टो वैसी की वैसी है। एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये होगा वर्ग का क्षेत्र माइनस क्या होगा, वर्ग का क्षेत्र माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, वृत्त का क्षेत्र का चौथा हिस्सा घटेगा। दोस्तों इसमें एक ही हिस्सा है, उसमें ऐसे 4 हिस्से थे, इसलिए हमने एक पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया। अब देखो इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल एक का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और यहाँ भुजा है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर तो मेरा 1 ही होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और आर का मान तो यहाँ पर क्या है, आर का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और बट्टे में क्या करना है मेरे को 4 करना है। यानी ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस पाई बट्टा 4 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। प्रश्न नंबर 84 मेरा क्या कह रहा है, ये दोस्तों बहुत आसान है, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसका आंसर बता दोगे। देखो इसमें करना क्या है, ये एक इस प्रकार की सर्वसमीका होती है कि a प्लस बी बराबर सॉरी a प्लस बी, और ये तो ब्रैकेट में है, और इसके अंदर साथ में होता है a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये ऐसे होती है। और इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है दोस्तों ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर, ये जो दे रखा है इसको भाग में भेज देता हूँ ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसको मैंने इसके भाग में भेजा दोस्तों। अब देखो ये वाला रिलेशन याद रखना है आपको डायरेक्ट, और आप उत्तर दे पाओगे। देखो ए क्यूब यानी ए की जगह 2.3 है, और बी की जगह क्या है मेरा 0.3। देखो ए की जगह 2.3 का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा हो गया, और प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो अब इन दोनों का इनका मान कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों का योग, यानी 2.3 प्लस 0.3 करेंगे तो 2.6 उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। इसमें लेना पड़ेगा एलसीएम, और इसका एलसीएम लोगे ना, इसका एलसीएम लोगे तब आपका आएगा 1890, और एलसीएम वैसे गुणनखंड से भी ले लेना, कैसे जो आपको जो अप्रोच समझ में आ रही है उससे लोगे तो 1890 आएगा। अब ये कह रहा है कि उसमें शेषफल 9 भी बचना चाहिए, यानी इसमें तो सबका ही भाग जाएगा, यानी इसमें कितना जोड़ दो 9 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1899, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। 1899 में जब हर संख्या का भाग दोगे तो 1890 ही कटेगा, यानी 9 उसमें हर बार शेष बच रहा होगा, यानी उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आओ दोस्तों प्रश्न नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 मेरा क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर। दोस्तों 50% की वृद्धि, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 में कर रहे हैं हम 1 की वृद्धि, यानी पहले थी वो 2 और अब क्या होगी मेरी 3, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ दोस्तों। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 4 में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों 5 वृद्धि हुई, और किस में हुई 4 में हुई। गुणा कर दो 100 से, प्रतिशत निकालना है तो 4 को 100 में भाग दिया तो 25 आया, और 25 को 5 से गुणा किया दोस्तों मेरा 125 आ गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो गया दोस्तों, एक ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया। अब देखो हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, इस वाले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको करने का हल करने का प्रयास करते हैं। आओ देखो इसको मिटा लेते हैं पहले। अब देखो हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, संख्या फिक्स नहीं कि कितनी गायें हैं कितने मुर्गे हैं। उसके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140। दोस्तों इसको एलिगेशन जो मिश्रण वाले प्रश्न होते हैं उस विधि से मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके में सिखाऊंगा। यहाँ पर है हैन और यहाँ पर है काऊ, तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी हैन है मतलब पूरी मुर्गियां हैं, तो 48 सिर है तो पूरी मुर्गियां हैं, तो हैन के मुर्गियों के कितने पैर हो जाएंगे दोस्तों 48 गुणा 2 करना है मेरे को, एक मुर्गी के 2 तो 48 कितने हो गए 96।
अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं 48 पूरे क्या है, काऊ है, तो एक काऊ के 4 पैर, तो टोटल कितने हो गए मेरे 8 चौक 32, 2 3 16 और 3 19, यानी 192 हो गए। अब ये कह रहा है नहीं पूरी ना तो ये है पूरा ना तो ये है, तो इन दोनों का मिश्रण क्या दे दिया इसने 140। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मेरा 44 हो जाएगा, और 192 में से 140 गया तो कितना हो जाएगा मेरा 52, यानी ये इस अनुपात में है दोस्तों। इस अनुपात में इसको 2 से काट देंगे यानी 26:22। अब ये क्या पूछा है देखो, उसके पास कितनी गायें, गायों की संख्या जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो दोस्तों गायों की संख्या होगी, ये अनुपात आया दोस्तों मेरा। अब देखो ऑप्शन 2 में 22 दे रखा है, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया, 22 इसका उत्तर होगा। आओ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। प्रश्न नंबर मेरा 88 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर दोस्तों ये अभी जो करवाया सेम डिट्टो उसी प्रकार का प्रश्न है, और इसमें कुछ नहीं करना, a प्लस बी को जोड़ना है, यानी 0.4 प्लस 0.6 को जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.0 यानी एक उत्तर होगा, और ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है मेरा, एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, ये लो जी, यानी ये एक सीधी दूरी, एक वायुयान है हवाई अड्डा यहाँ पर है, उससे सीधी दूरी दे रही है इसकी 1170। वह हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ये मेरी हवाई पट्टी मान ली मैंने, और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, और मैंने इसको यहाँ से भी मिला दिया सीधी, ठीक है, थीटा कोण बना रहा है वो साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो हवाई यान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी, यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, और यहाँ क्या मान लिया मैंने सी। पहले इस वाली चीज को देखो, देखो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 12/13, यानी साइन थीटा बराबर तो क्या होता है मेरा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान तो क्या है दोस्तों एल होता है, लंब का मान तो यहाँ 12 दे रखा है, ये लो जी लंब का मान मेरा 12 दे रखा है, और कर्ण का मान क्या दे रखा है ये 13 दे रखा है। ये इनका अनुपात आएगा दोस्तों कि लंब का मान जितना भी है उसका और जो कर्ण का मान है उन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 12/13 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं आधार निकाल दूं तो आधार का मान आएगा मेरा 5, क्योंकि ये त्रिक याद रखना 12, 5 और 13, ये पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसका मान निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि आधार का मान ज्ञात करो, ये कह रहा है 13 का मान दे रखा है, तो मेरे को किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों 5 का मान ज्ञात करना है, यानी ये आएगा 1170/13 और गुणा करना है मेरे को 5 से, क्योंकि ये 13 का मान दे रखा है मेरे को तो चाहिए 5 का मान, और इसका भाग इसमें देंगे दोस्तों तो 9 बार जाएगा, और 9 और ये 0 है तो 0, यानी 5 को 9 से करेंगे 9 पंजे 45, यानी 450 इसका उत्तर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया 450 मीटर। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर, और प्रश्न नंबर 90 मेरा क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याओं के अनुपात में उसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती 1260 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, 5, 7 और 9, इनको आपस में गुणा करेंगे वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 35, और 35 को 9 से गुणा करना है, 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9, 9 3 27 और 4 कितना हो गया 31, यानी इसका एलसीएम जो है वही इसका एलसीएम हो गया। देखो अब इन तीनों का एलसीएम 315 था, तो इसका भाग दे देंगे 1260 में, जो एलसीएम दे रखा है जो ये तो अपन ने माना है, ये मेरे को दिया गया है, चलो जी 315 का भाग दिया, और सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी दोस्तों मेरी 9 वाली जो आएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब देखो इसमें अगर मैं इसका भाग इसमें दूँ 3 चौक 12 और 15 चौक 60, यानी ये जा रहा है 4 बार, यानी 9 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 36 आ जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या मेरी 36 होगी, और ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर, और प्रश्न नंबर मेरा 91 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 91 ये रहा, निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी। इसमें एक सीरीज दे रखी है, बताना आगे वाली संख्या क्या होगी। देखो 2 - 1 किया तो 1 बच जाएगा, 4 में से देखो 2 - 1 किया तो 1 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाया तो 2 बच जाएगा, और 7 में से 4 घटाया तो 3 बच जाएगा, 11 में से 7 घटाया तो 4 बच जाएगा, और 16 में से 11 घटाया तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। मतलब अब कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए, यानी 16 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो निम्न आगे भी एक सीरीज दी गई है, उसका भी उत्तर बताना है। यहाँ पर देखो ये 3 है, और 3 को 1 से गुणा किया 3 हो गया, और 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गया, 6 को 3 से गुणा किया 18 हो गया, 18 को 4 से गुणा किया 72 हो गया, और 72 को किससे गुणा करना है दोस्तों 72 को करना है 5 से, 0 हासिल का 36, यानी 360, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। एक गोल पत्थरों के ढेर से 66 बराबर संख्या में पत्थरों की ढेरी बनाई जा सकती है। एक ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 हो तो कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों अधिकतम संख्या है, ये नहीं कह रहा कि हर ढेरी में 7 पत्थर है, अधिकतम दे रखा है। तो अब देखो दोस्तों इसमें जो 66 का जो गुणन नहीं है वो इसका उत्तर होगा, यानी बाकी तो ढेरियां बनाई जा सकती है, बस जो 66 का गुणन नहीं है वो उसकी ढेरी नहीं बनाई जा सकती। देखो 11 66 का गुणन है, 66 में 11 का भाग देते तो 6 बार जाएगा, 3 का भी जाता है और 33 का भी जाता है, 26 का नहीं जाता, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 की ओर। प्रश्न नंबर 94 मेरा क्या कह रहा है, ये लो प्रश्न नंबर 94, आगामी चित्र क्या होगा। दोस्तों ये वाला प्रश्न बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, तो इस पर अपन चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका उत्तर क्या होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। आओ आगे वाला प्रश्न 95 नंबर का प्रश्न अपन चेक करते हैं। दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग,
एक्स का वर्ग कर दें प्लस वाई का वर्ग कर दें तो इसका योग कितना हो रहा है मेरा 85। उनका गुणनफल यानी एक्स गुणा वाई बराबर क्या है मेरा 42। यदि x बड़ी है, ये कह रहा है x बड़ी है और y क्या है मेरी छोटी है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। x माइनस वाई का, देखो दोस्तों x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ। तो इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब देखो इसका मान दे रखा है मेरे को 85 और माइनस 2 गुणा एक्स वाई का 42 देकर रखा है, 42 को 2 से गुणा करेंगे 84 आएगा। 85 माइनस 84 एक होता है, ये आया मेरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आया। दोस्तों जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा और एक्स माइनस वाई यानी ए का मान आ गया। इसका अंतर कितना आ गया दोस्तों, एक्स माइनस वाई बराबर आ गया मेरा 1। एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया 1। ठीक है, ये रूट हटाएंगे, इस पर रूट भी लगा दोगे तब भी उसका मान 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया। दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 97 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 97 किस प्रकार होगा, देखो इस चीज को समझो पहले कि एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत यानी 34 छात्र थे उस क्लास में, तब तो औसत क्या था 46.5 था, 46.5 kg। अब उसमें एक व्यक्ति और जुड़ गया, यानी कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों, ये हो गए 35 व्यक्ति हो गए। और प्रत्येक व्यक्ति का कितना बढ़ रहा है, 500 ग्राम बढ़ रहा है, मतलब आधा किलो बढ़ रहा है। और किस में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मेरा, अगर एक व्यक्ति और ऐड हो जाए तो इसका मान कितना था 46.5, यानी जितना सबका था उसका ही उतना मान लिए। और प्रत्येक का बढ़ रहा है 34 से एक बढ़ गया तो 35 हो गया, यानी 35 का 500 ग्राम बढ़ गया। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, यानी ये हो गया 17.5 प्लस 46.5, 5 5 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1, यानी ये हो गया 64 kg। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 98। किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, यानी ये x बटा वाई था भिन्न, उसमें प्रत्येक में एक जोड़ दिया मैंने, प्रत्येक में एक जोड़ दिया तो मान क्या हो गया मेरा 2/3। अब देखो इसको दो को इससे 3 को इससे गुणा किया तो 3x प्लस का 3 बराबर 2। देखो ये ऐसे हो गया 3x प्लस का 3 बराबर 2y प्लस का 2। ये तो मेरा पहला, अब इसको y को इधर लिया है, इसको इधर ले गया, तो ये हो गया 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 1। क्या हो गया, ये माइनस का इधर गया तो माइनस का हो गया, ये -3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका समीकरण 1 हो गया। आगे क्या कह रहा है उस चीज को पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक के अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, यानी x में से भी एक घटाऊं और y में से भी क्या घटाऊं, एक घटाऊं, तो मान उसका क्या होगा 1/2 के बराबर। ये उस सेम 2x माइनस का 2 बराबर y माइनस का 1, यानी इसको y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस का y बराबर ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस का है मतलब 1 हो जाएगा प्लस का, 2 में से 1 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। यानी ये 2 समीकरण बन गए दोस्तों। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके इसका मान लाना है, बस और कुछ नहीं करना। ये देखो मैंने ज़्यादा मिटा दिया, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ये था मेरा 2/3, बस इसी को याद रख लो। इसके आगे नीचे की स्टेप तो ये है। अब देखो ये है 3x माइनस का 2y। अब इस वाले समीकरण को दोस्तों मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ और 2 से गुणा करके लिख रहा हूँ सीधा। ये हो गया 4x माइनस का 2y बराबर 2, और ये वाला समीकरण लिख रहा हूँ नीचे 3x और ये माइनस का 2y बराबर माइनस का 1। अब दोस्तों इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा प्लस, इससे ये कट जाएगा। x 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। x का मान क्या आ गया दोस्तों मेरा 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया तो y का मान निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए कोई से भी एक समीकरण में रख दो। यहाँ पर जो समीकरण था इसमें रख देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 में, तो 3 का मान रखेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस का 2y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 10, 2y बराबर माइनस का 10, तो y बराबर ये ऐसे हो जाएगा y बराबर माइनस का 10 और माइनस का 2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, यानी 3/5। यानी ऑप्शन देख लो दोस्तों, ऑप्शन में जो 3/5 है वही मेरा उत्तर है। ऑप्शन में क्या है 3/5 कौन सा है, दूसरा है, और दूसरा ही मेरा उत्तर है। देखो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 99 कह रहा है विमल अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। ये लो, विमल और अरुण की आयु का अनुपात कितना है 3:5। उनकी आयु का योग 80 है, यानी 3 और 5 8 का योग कितना है 80 है दोस्तों। यानी 1 का मान निकालेंगे तो अपना 10 आ जाएगा, यानी विमल की आयु तो 30 है और अरुण की आयु मेरी 50 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10 वर्ष पश्चात ये तो 40 का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, यानी ये 0 से 0, यानी 2:3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की ओर। प्रश्न नंबर 100 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 100 ये लो। प्रश्न नंबर 100 में कह रहा है नदी के किनारे पर स्थित एक पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे पर स्थित उन्नयन कोण 60 है। दोस्तों इस प्रकार देखो, इसको मैं बनाता हूँ। एक इसमें त्रिभुज बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है त्रिभुज, ये देखते हैं। ये देखो ये कह रहा है, ये लो जी मेरा एक, मैं इस प्रकार का त्रिभुज इसमें बना रहा हूँ। ये लो, ये कह रहा है
उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 20 मीटर दूर चला तो फिर क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। ये लो जी, यहाँ यहाँ तो था 60 डिग्री और यहाँ चला तो मेरा 20 चला तो मेरा हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था दोस्तों 60 बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था 60 डिग्री, फिर वो 20 और चले गया तो उसका कोण कितना बन गया 30 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है 20 मीटर दूरी पर गया तो उसका 30 डिग्री। नदी की चौड़ाई यानी ये नदी थी, एक किनारे से दूसरे किनारे पर कोण कितना बन रहा था उसका, यहाँ पर देखो नदी के किनारे पे से पेड़, ये नदी के इस वाले किनारे पर पेड़ था, पेड़ की चोटी थी, इससे दूसरे किनारा ये इधर था, इस पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इससे 20 मीटर आगे चले तो मेरा 30 डिग्री का कोण बन गया। तो बोल रहा है क्या बोल रहा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। एक्स मान लिया मैंने, इसको एक्स मान लिया, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको मैंने एच मान लिया। अब देखो tan 30 का मान निकालू मैं, tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब तो इसमें h है और आधार क्या है मेरा, ये पूरा हो जाएगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं अपन, ए ओ, इसको मान लेता हूँ b और इसको मान लेता हूँ c, यानी ए ओ सी ले रहा हूँ, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, तो इसका जो आधार होगा x प्लस 20 हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 20। इसको इधर ले जाएंगे यानी h का मान निकालेंगे दोस्तों, h का मान आ जाएगा मेरा x प्लस 20/√3। ये मेरा h का मान आ गया दोस्तों। अब दूसरे समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है। अब देखो दूसरा, इसमें भी tan का मान निकालू मैं। tan 60 बराबर क्या होगा मेरा, tan 60 बराबर लंब तो वही देगा h, और आधार क्या हो जाएगा इसमें x होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का ये त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका मान होता है √3, तो √3 गुणा x करेंगे, यानी h का मान क्या आ गया, h का मान आ गया √3 गुणा x। ये h का मान आ गया दोस्तों। अब इसमें रख दो h के मान को, तो मैंने इसके h के मान को रख दिया। देखो h का मान मैं यहाँ से उठाकर उस वाले समीकरण में रख दूँ, या उस वाले मान को उठाकर यहाँ रख दूँ, एक ही बात है, दोनों की तुलना कर लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 20/√3। अब दोस्तों इस √3 को इससे गुणा करेंगे तो √3 से रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस का 20। अब ये x इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, और x का मान चाहिए तो मेरा कितना आ गया 10 आ गया, यानी 10 मीटर इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर, और प्रश्न नंबर 101 मेरा क्या कह रहा है, उससे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मिटाना पड़ेगा। ये लो जी, मैं इसको मिटा लेता हूँ और मैं इसका नेट भी ऑफ कर देता हूँ, नहीं बार बार ये नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये लो जी, मैंने इसका नेट भी ऑफ कर दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 101 क्या कह रहा है मेरा, ये दे रखा है, देखें जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है दोस्तों। ये 3 गुणा 3 गुणा 3 और इन पर घातें दे रखी है, उन सबको घातों को जोड़ दो। इन पर जितनी भी घातें हैं उन सभी घातों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। देखो पहले पे है 1/9, ये लो 1/9 को प्लस कर दो 2/9 में, और उसको भी प्लस कर दो 3/9 में, यानी इसका हो जाएगा 3 और 3 6/9, यानी ये 3 पर घात कितनी होगी 6/9, और 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, यानी 3 की घात कितना आ गया 2/3। अब बराबर में क्या है, ये तो इधर वाले का मान है दोस्तों, लेफ्ट साइड में ये मान आ गया। अब राइट साइड में 9 की घात x है, तो 9 की घात को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2x भी लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी 2x का मान कितना है, 2x बराबर 2/3 है। तो x का मान चाहिए तो x का मान लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा मेरा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। प्रश्न नंबर 102 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 102 यहीं पे है, तो इसको यहीं पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 थी। ए और बी, देखो ए और बी की औसत आयु दे रखी है 3 वर्ष पूर्व, तो ए और बी की 18 थी, तो ए और बी की दोनों का योग, आयु का योग कितना था 18 दूनी 36, यानी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी दोनों की आयु का योग 36 था। तो वर्तमान आयु में योग पूछूं मैं, तो 3 वर्ष पूर्व, तो इसकी 3 बढ़ेगी तो इसकी भी 3 बढ़ेगी, यानी अब इसके योग में क्या जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, 36 प्लस 6 करेंगे तो 42, यानी वर्तमान आयु का योग कितना हो गया दोस्तों 42 हो गया इनकी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी के साथ मिलने पर 22 वर्ष हो जाती है। अब क्या हो, अब इसमें सी और मिल गया, इसमें क्या मिल गया सी मिल गया, और उसका मान है 22, तो इसका 22 योग कर देंगे तो दोस्तों ये क्या हो गया 6 और 4 64 हो गया। अब ये कह रहा है तो सी की वर्तमान आयु है, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष होगी दोस्तों। अब देखो इसमें क्या बोला है, औसत आयु 22 हुई है, औसत आयु 22 हुई है, मतलब तीनों का योग कितना हो गया x प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना हो गया 22 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 66 हो गया। अब इन तीनों का आयु का योग 66 है, और उन दोनों की आयु का योग 42 है, यानी इसमें से 42 में से 66 में से 42 घटाओगे तो क्या हो गया 4 और 2 24 वर्ष हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को समझना कि उसका औसत दिया है तो उसका योग क्या होगा, उसको 2 से गुणा कर देता हूँ, उसका योग आ जाएगा। अब देखो हम प्रश्न नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103 मेरा क्या कह रहा है, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी जो राम है वो अपने फादर से 6ठा हिस्सा है उसकी आयु का। 10 वर्ष बाद, यानी इधर इसके पिता की आयु 6x है तो राम की आयु x है, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद हो जाएगा मेरा x प्लस का 10, और ये हो जाएगा 6x प्लस का 10। राम के पिता की आयु विपुल की आयु से 2 गुनी है,
यानी ये जो विपुल की आयु है ना, ये किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर, 2 गुना विपुल की आयु इसके बराबर है। यदि सॉरी विपुल नहीं है, विमल है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व है तो राम की आयु है, अगर विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया है तो वर्तमान में उसकी विमल की आयु होगी 10 वर्ष। कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। और बोल रहा है ये 10 वर्ष होगी उसकी विमल की आयु, और विमल की आयु का 2 गुना होगा, क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व था राम की आयु। तो बोल रहा है, देखो इधर बोला आयु, विमल की आयु 2 गुना है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व तो वर्ष है, तो राम की आयु बतानी है दोस्तों। इसमें किसकी आयु बतानी है, राम की आयु बतानी है। अब देखो इसकी आयु का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी अब ये तो वर्तमान आयु आई है, इसकी क्या आई है, वर्तमान आयु, विमल की वर्तमान आयु है 10 वर्ष बाद बोले तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी आएगी, 20 आएगी। 10 वर्ष बाद कितनी आएगी, 20 आएगी, और 20 होगी वो 10 वर्ष बाद उसके राम के फादर की आयु, इसकी आयु क्या दुगना होगी, यानी राम का फादर कितने वर्ष का हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि विमल की आयु का जो विमल की 10 वर्ष बाद आयु होगी उसका 2 गुना है, तो 10 वर्ष बाद तो 20 होगी, 20 का 2 गुना 40 होगी। अब कह रहा है राम की आयु बतानी है, तो इसमें से कितना घटाना है दोस्तों, 10 घटाना है, ये तो 10 वर्ष बाद की आयु है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 30, और उसकी आयु है ना उसका छठा हिस्सा है, यानी इसमें देना है 6 का भाग, यानी क्या कितना आएगा 5, यानी 5 वर्ष होगी। राम की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन में है ही नहीं, यानी इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 होना चाहिए था, 5 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन उत्तर ये हो गया। अब देखो 104वां प्रश्न क्या कह रहा है, 104वें प्रश्न को करते हैं अपन कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में। ये देखो ये मैथ में और ये इंग्लिश में, ये मैथ और इंग्लिश। 80% तो क्या है, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% तो अंग्रेजी में और 85% गणित में, यानी गणित में तो 85 है और 80 है इंग्लिश में। ये लो जी, इंग्लिश में 80 है, और ये कॉमन है दोनों में, गणित और विद्यार्थी गणित में और 75% दोनों विषयों में, यानी इनमें कॉमन है वो 75%, दोनों में उत्तीर्ण है। 75 व्यक्ति ऐसे है तो दोनों में उत्तीर्ण हो गए, और दोनों में उत्तीर्ण होने वाले 75 है, तो केवल मैथ में उत्तीर्ण होने वाले 10 है, और केवल इसमें इंग्लिश में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 5 है। तो दोस्तों अब देखो ये यानी टोटल कितने उत्तीर्ण हो गए, 75, 5, 80, 80 और 10 कितने हो गए मेरे 90, यानी 90% तो उत्तीर्ण हो गए, तो कितने हो 10% फेल हो गए। 10% फेल हो गए, उनका मान दे रखा है। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हो तो परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों 10 का मान कितना दे रखा है, 10 का मान 40 दे रखा है, यानी 100 का मान चाहिए मेरे को, तो 100 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी 10 को 10 से गुणा किया 100, 40 को 10 से गुणा किया तो 400, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा है मेरा, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 105, और प्रश्न नंबर 105 मेरा क्या कह रहा है, देखो बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, यानी बी किसी कार्य को निश्चित समय में कर रहा है, इसके 3/4 समय में एक इसका समय में ए इसका 1/2 काम कर रहा है। मतलब देखो बी किसी काम को कर रहा है एक समय में, और जो ए है ना वो इसका 3/4 समय में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, यानी ये ठीक है। अगर ये भी 3/4 में बोले तो ये भी कितना कर रहा है, 3/4 में बी 3/4 कर रहा है, और 3/4 में ए कर रहा है कितना, 1/2 कर रहा है, मतलब 1/2 नहीं कर रहा है, 3/4 का भी 1/2 कर रहा है, यानी ये कर रहा है 3/8 काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो कर रहा है, ए तो कर रहा है किसी काम, बी तो कर रहा है 3/4, और ए कर रहा है कितना, ये कर रहा है 3/8, यानी ये कर रहा है, ए कर रहा है 3/8। अब देखो इसका भाग इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, तो यहाँ आ गया 2, यानी 2b बराबर क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। अब यहाँ ए की कार्यक्षमता और बी की कार्यक्षमता निकालेंगे, तो देखो ए की कार्यक्षमता तो यहाँ पर कितनी है 1, और बी की कार्यक्षमता कितनी है 2 है। तो अब ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं दोस्तों, ये देखो इसे 18 दिनों में कर लेते हैं, तो 18, अब दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, यानी 3, और ये कह रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, बी अकेला 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो इस 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 क्या हो जाएगा मेरा 27, यानी ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा मेरा, जो 105 है वो इसका उत्तर, सॉरी 105 में चौथा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 105 में चौथा उत्तर हो जाएगा। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। प्रश्न नंबर 106 मेरा क्या कह रहा है, एक किसी, देखो इसको मैं होल्ड करता हूँ, अब इसको ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी ए से 60% अधिक है, ए और बी 60% का मतलब होता है दोस्तों 3/5, यानी देखो बी ए से 60% अधिक है, यानी ये ए 3 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 8 है, बी इसी काम को पूरा कर लेगा। देखो एक इस काम को 12 दिन में कर रहा है, और इधर दिखा रहा है ए 5 दिन में, तो 12 पंजे क्या हो गया 60 हो गया, यानी टोटल काम 60 था, तो 8 एक दिन में कर रहा है, तो ये कितने दिन में करेगा, ये देखो 6 बार 8 6 48, यानी 6 सही। अब देखो 48 के बाद कितने बच जाएंगे,
48, 8 8 टू 7 तो 56 दोस्तों, 56 7 बार जाएगा और फिर 4/8 हो गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। देखो, 2 नल एक टंकी को 45 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दे तो कितने घंटों में काम करेंगे दोस्तों? ए कर रहा है 45 घंटे में भर रहा है और बी भर रहा है उसको 30 घंटे में भर रहा है। 30 45 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 90 आ जाएगा। 45 दूनी 90 और 30 या 90, यानी ए एक दिन में दो इकाई पानी भरता है और बी एक दिन में 3 इकाई पानी भरता है। तो अब क्या कर रहा है, आगे पूछा गया है वो देख लो। इसने दोनों नल एक साथ खोल दे तो कितने दिन में होगा, यानी दोनों यहाँ एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे तो 5 का भाग इसमें देंगे तो 18 दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, आओ दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 109। और 109 प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे को, देखो कि एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो 39 किलोमीटर की दूरी तो 45 मिनट में तय कर रहा है। पहले 15, देखो दूरी तो कितनी चल रहा है, 39 किलोमीटर चल रहा है। अब किस प्रकार चल रहा है, पहले 15 मिनट x किलोमीटर की दूरी से, यानी x की दूरी से x किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रहा है पहले 15 मिनट। तो देखो इसको हावर में बदलेंगे, यानी 15/60, ये उसका जो दूरी होगी वो आ जाएगा दोस्तों। समय को जब समय को अपन उसकी चाल से गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी, यानी ये इसकी दूरी प्लस आगे वो कितनी स्पीड से चल रहा है, इसकी दुगनी स्पीड से, यानी इसकी 2x से चल रहा है और वो चल रहा है कितनी 20 मिनट चल रहा है, यानी 20/60 प्लस आगे क्या कर रहा है, जो बचा हुआ समय यानी 15 और 20 35 चल गया। अब बच गया 10 मिनट का समय बच गया और वो पहले वाली स्पीड यानी x से ही चल रहा है, यानी 10/60 ये आ गया दोस्तों। अब इसको हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। देखो 20 मिनट दूरी चलता है, शेष दूरी पहुंचने में चल रहा है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो सब में, अब देखो 15 का भाग, ये देखो ये वाली चीज आपको समझने की जरूरत है कि ये वाली दूरी थी, टोटल दूरी मेरी 39 है और इन सबको भी अपन गुणा करके दूरी निकाल रहे हैं, इन सब का योग 39 के बराबर होगा। तो देखो ये हो गया 1/4, इसको ये हो गया 1/3, 20 का भाग 1 में 1 बार, 3 में 3 बार, सॉरी 60 में 3 बार, ये 0 से 0 यानी 1/6, यानी ये हो गया x/4 प्लस 2x/3 प्लस ये क्या हो गया मेरा x/6। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम आएगा मेरा 12, ये 3 बार गया, ये हो जाएगा 3x प्लस का 6x, ये कितने बार गया 4 बार, 4 दूनी क्या हो गया मेरा 8x प्लस का ये आ गया मेरा 2x, तो ये आ गया मेरा 39 बराबर, ये आ गया 8 और 3 11 और 2 13, यानी 39x बराबर क्या आ गया दोस्तों मेरा, सॉरी 39 बराबर क्या आ गया 13x/12। अब मेरे को x का मान चाहिए, x का मान चाहिए दोस्तों, यानी इस 12 को उधर गुणा कर दो, 39 गुणा 12/13। अब इस 13 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को 12 से गुणा करेंगे दोस्तों 36 आएगा, यानी कितनी स्पीड आएगी इसकी दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। प्रश्न नंबर 110 मेरा क्या कर रहा है, इसको पढ़ करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 110 हल करते हैं हम कि एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर की स्पीड जाता है, मतलब ए जा रहा है घर से दफ्तर तक 4 किलोमीटर की स्पीड से और वापस साइकिल से 16 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और वापस आ रहा है ये कितने की स्पीड से 16 की स्पीड से। तो औसत चाल दोस्तों, औसत चाल के लिए ये सूत्र होता है 2 × u/v/u, यानी u की जगह तो 4 और v की जगह 16, 4 + 16 करेंगे, सॉरी 4 गुणा 16 और नीचे होगा 4 + 16 यानी कि 20। ये देखो अब इसका भाग इसमें देंगे तो मेरा 5 बार चले जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 32/5 हो जाएगा दोस्तों, 32/5 ये हो जाएगा 6 और 10.4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 111 की ओर। प्रश्न नंबर 111 मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर 3 सेकंड में पार करता है। दोस्तों एक वर्गाकार मैदान है, ये वर्ग के आकार का मैदान है और इसका विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलता है दोस्तों, इस पर 6 किलोमीटर पर हावर से चलता है और 3 सेकंड में इसको पार कर लेता है, यानी इसकी दूरी निकालनी है दोस्तों। इसकी दूरी किस प्रकार निकालेंगे, यानी विकर्ण का मान निकालें दोस्तों, विकर्ण का मान तो आएगा, इसको पहले मैं किसको किलोमीटर पर हावर को मिनट पर सेकंड में
मीटर पर सेकंड में बदलूंगा दोस्तों, वो बदलूंगा तो इसको 5/18 से गुणा कर दूंगा, 5/18, और ये 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड का मान आता है ये, तो 5/18 से गुणा करते तो पर ये 3 सेकंड का मान निकालना है दोस्तों। इसका भाग इसमें देंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका भाग इससे देंगे तो यानी 5, इस विकर्ण की दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 5 मीटर आ गई दोस्तों। अब क्या करना है, मेरे को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का ये सूत्र होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, और बट्टे में 2 करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा 12.5, यानी ऑप्शन में देख लो 12.5 कहाँ है, 12.50, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 112 की ओर। उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद में प्रश्न नंबर 112 को हल करता हूँ। प्रश्न नंबर 112 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 112, यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई, ये एक पोल है, ये कोई पोल खड़ा हुआ है, और पोल की लंबाई ये क्या है, यदि एक पोल की समतल की धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई की दोगुनी है, यानी इसकी छाया जो बन रही है ये इतनी, इसकी लंबाई इस ये x है तो इसकी क्या होगी 2x, यानी इसकी लंबाई की ये क्या है दोगुनी है। तो अब ये क्या बोल रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ये थीटा मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं लगाता हूँ tan थीटा बराबर, अब लंब और आधार में रिलेशन चाहिए मेरे को, tan का पता होता है, लंब का मान x है और आधार का मान 2x है, x से x गया यानी 1/2, यानी थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसका मान 1/2 आता है। तो देखो ऑप्शन में से चेक करते हैं, थीटा अगर 30 डिग्री हो तो tan 30 का मान 1/√3 होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थीटा अगर 45 हो तो 45 tan 45 का मान 1 होता है दोस्तों, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और tan 60 का मान दोस्तों √3 होता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इनमें कोई नहीं है, यानी उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। प्रश्न नंबर 113 मेरा क्या कह रहा है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। यदि मूलधन मेरा 5x था दोस्तों, तो उस पर ब्याज कितना है, एक मिल रहा है मेरे को, ठीक है, 1x मिल रहा है, और ये कितने वर्ष का मिल रहा है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ये 4 वर्ष का ब्याज, देखो 4 वर्ष का ब्याज मिल रहा है 1, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया मेरा 1/4। अब ये बोल रहा है ब्याज की दर, तो ये 1/4 कितना परसेंट है, ये देखो सब ये x के गुणा में है, x नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान निकालना है, यानी 1/20 हो गया दोस्तों, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 5% आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो किसी धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन ये है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 है दोस्तों। 2 वर्ष कोई धन था, मेरे को जो धन था वो कुछ समय बाद मेरे को जो दे दिया मात्रा की, ये 3840 हो गया। अब इस पर जो ब्याज मिल रहा है ना, वही जो रेट यहाँ लग रही थी वही रेट सेम रेट इस पर लगी, और मेरे को इतना मान मिल गया, यानी 1 वर्ष का ब्याज हो गया मेरा दोस्तों, कितना हो गया, देखो 4096 में से क्या घटाएं हम, 3840 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 5 और ये 10 में से दोगे तो 8, 256 आ गया दोस्तों। अब ये 256 ब्याज किस पर मिल रहा है, 256 ब्याज मिल रहा है मेरे को 3840 पर, यानी ये परसेंटेज निकालना है, तो ये प्रतिशत आ जाएगा कि इसमें दर कितनी प्रतिशत लगाई है इन्होंने। देखो अब क्या होगा, ये 0 से मेरा 0 चले गया, 0 से मेरा 0 चले गया। अब इसको काटेंगे अपन 128, 2 से काटा तो 128 आ गया, और अगर इसको मैं काटा तो 19 और 2 192 आ गया, ठीक है। फिर इसको काटा तो 4 और 6 और 4 64 आ गया, इसको काटा तो मैंने आ गया 9 और 6 96 आ गया दोस्तों। अब देखो अगर इसको 32 से काटता हूँ मैं, 32 से 3 बार जाएगा, 32 से ये 2 बार जाएगा, यानी ये आ जाएगा 200/3, 200/3 दोस्तों, ऑप्शन में से बता सकते हैं अपन आंसर 200/3 ऑप्शन। देखो अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रतिशत निकालना है दोस्तों, प्रतिशत निकालना है, और ये इसके साथ 0 लगा हुआ था, 200 नहीं होगा दोस्तों, ये 2 है, माफी चाहूंगा, यहाँ पर ये 2/3 आ गया, और एक 0 इधर कट गई थी तो यहाँ हो गया 10 हो गया, तो 2 से 10 गुणा होगा तो 20/3, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 या 6 सही 2/3 ही मेरा 20/3% होता है। अब देखो ऑप्शन प्रश्न नंबर 115 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 115 करने से पहले इसको मिटाता हूँ, उसके बाद इसको हल करता हूँ। प्रश्न नंबर 115 क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने में 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों 10 चक्कर लगा रहा है तो कितने 4.4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, 10 का भाग दे देंगे, यानी 0.44 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब कह रहा है दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों अब ये एक चक्कर लगा रहा है, मतलब एक व्रत है और व्रत का एक चक्कर पूरा करेंगे, मतलब उसका परिधि ज्ञात करनी है, और परिधि का मान होता है 2πr बराबर, ये दे दिया मेरे को 0.44। अब मेरे को आर का मान निकालना है दोस्तों, तो ये 0.44 बट्टे 44 हो गया, और गुणा मेरा क्या हो गया 7। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरा आएगा 0. ये आ जाएगा मेरा 0.07। अब देखो आर का मान दोस्तों ये आ गया, 7 से गुणा कर दिया, एक आ गया, 0.01 आ गया। अब इसको 7 से गुणा करेंगे तो मेरा ये मान आ गया 0.07। अब मेरे को पाई आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 0.07 गुणा 0.07। अब इसका भाग इसमें देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.07, सॉरी 0.01। अब इनको अगर मैं इनके पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाऊं, यहाँ 2 0 आएगी, इसको भी पॉइंट हटा के यहाँ भी कितना आएगी 2 0, यानी ये हो गया 7 को 1 से गुणा किया 7, और इससे गुणा किया तो मेरा 154 हो गया, 154/10,000 ये आ गया दोस्तों। पर अब इसने क्या कहा, इसमें ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में उत्तर क्या दे रखा है, ये किलोमीटर में आया दोस्तों, मेरा ये किस में आया किलोमीटर में, और इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करूंगा 100 से गुणा कर दूंगा, यानी 2 0 से मेरी 2 0 कट जाएगी, और 2 संख्या से पहले पॉइंट, यानी 1.54 हेक्टेयर, यानी उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 116 क्या कह रहा है मेरा, और प्रश्न नंबर 16 हल करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, और प्रश्न नंबर 116 क्या कह रहा है देखो, प्रश्न नंबर 116 कह रहा है कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई गई, तो वर्गाकार आकृति की भुजा, यानी एक वृत्त था उसको काटकर वर्गाकार आकृति बनाई। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, एक वृत्त का वर्ग बना रहे हैं तो इनमें क्या चीज सेम रहती है, दोनों का परिमाप बराबर रहेगा। वर्ग का परिमाप 4a होता है और इसका परिमाप होता है 2πr। अब देखो a का मान तो ज्ञात ही करना है, 4 गुणा a, और इसका एक त्रिज्या कितनी थी 42, तो इसका त्रिज्या का मान रख दो 22/7 गुणा 42। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे 7 6 42, 6 बार चले गया, और 4 का, अब देखो इसमें 4 का भाग इसमें देंगे 2 बार, 2 ये 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, यानी ए का मान कितना आया दोस्तों, ए का मान आ गया मेरा 66 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। प्रश्न नंबर 117 क्या कह रहा है, ये देखो दोस्तों फील्ड बुक का प्रश्न है, इसमें फील्ड बुक के प्रश्न है उसको हल करते हैं। देखो हर को अलग अलग, जैसे पहला ये है पहला, तो अब इसमें दे रखा है, देखो इसमें थोड़ा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा दोस्तों, इसके लिए मैं इसको दोबारा लेता हूँ और उसको थोड़ा बड़ा करके ले लेता हूँ। देखो इस वाले प्रश्न को मैं एक बार दोबारा ऐड करूँगा जिससे कि मेरे को नज़र आ जाए अच्छे से। ये लो जी, मैंने किया इसको बड़ा, और अब मेरे को ये अच्छे से नज़र आ रहा। अब देखो इसमें करेंगे अपन, जैसे ये पहला त्रिभुज ले लिया मैंने, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, तो इसमें दे रखा है ये वाला त्रिभुज ले लिया, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूँगा 1/2 गुणा 10 गुणा 17, ये 10 नहीं यहाँ पर 20 है, ये अभी भी नज़र नहीं आ रहा, ये क्या है यहाँ पर ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये 20 है, यानी इसका क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, इसको 2 से काटेंगे तो 10, यानी 170 आ गया दोस्तों, ये 170 आ गया। अब ऊपर वाला समांतर चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, और 1/2 उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और उनका समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं का योग, यानी बीच की दूरी तो कितनी है दोस्तों, बीच की दूरी दे रखी है इसमें 10, और समांतर भुजाएं दे रखी है 17 यानी 34, ये लो जी 34, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी इसका मान भी आएगा 170। अब देखो ऊपर वाला है, ऊपर वाले समांतर चतुर्भुज का निकालेंगे तो 1/2, इनके बीच की दूरी है 15, गुणा इन दोनों का योग करें तो 7 और 5 2 हासिल का 1,
2 और 1 3 यानी 32 हो गया दोस्तों, ये 32 हो गया। और इसको इससे काटेंगे यानी 16 16 आ गया, 16 पंजे 80, 0 8 और 16 एकम 16 8 24 यानी 240 आ गया दोस्तों। इन सब का योग करना है फिर लास्ट में। अब इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो ये 30 है, ये 12 है, ये 30 है यानी 12 और 30 42 हो गया। और ये ऐसे हो जाएगा 1/2, इनके बीच की दूरी तो 30 है और इनका योग हो गया 42। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 360 आ गया, 630 आ गया दोस्तों। अब ये एक अंतिम बचा है 1/2, 1/2 गुणा 15 गुणा 25, 15 गुणा सॉरी 30 गुणा 25 हो गया दोस्तों। ये 30 है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये क्या है 30 है, तो 30 गुणा 25 तो इसका भाग इसमें देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 5 हासिल का 7, 15 30 और 7 37। अब देखो दोस्तों इसमें सबका योग कर लो। अब देखो 5 इकाई का अंक तो 5 आएगा, तो दो कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शनों में 5 इकाई का अंक, तो ये तो हट गया। अब देखो 7 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21 और 7 28 यानी 8 आएगा दूसरे ऑप्शन में। देखो तीसरे वाले में आंसर हो जाएगा, क्यों आ जाएगा, इकाई का अंक 5 है और दाई का अंक 8 होना चाहिए, तो एक इसी ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 118 की ओर। प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है मेरा, कि नीचे दी गई विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत में है। अब ये प्रतिशत में जनसंख्या दी गई है दोस्तों, जैसे 15 वर्ष तक तो 30% लोग हैं, 16 से 25 के बीच में इतने हैं और 26 से 35 में इतने हैं। ये प्रश्न दिया गया है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या। अब इसमें से देखना है किसका परसेंटेज अधिक है, वही सबसे अधिक होगा। यानी 15, ये देखो सबसे अधिक है 15 वर्ष वाले बच्चे, 15 वर्ष तक के बच्चे सबसे अधिक प्रतिशत है मात्रा में है, तो सबसे अधिक है 15 वर्ष तक के बच्चे। ऑप्शन में है देखो 16 से 25 नहीं है, 36 से 45 भी नहीं है, 56 से 65 भी नहीं है, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 119 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न संख्या 118 में दी गई सारणी के आधार पर प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 25 वर्ष से कम कौन कौन होंगे, 15 हो गए और 16 से 25 ये दोनों हो गए। और इनका प्रतिशत कितना है, 30 प्लस 17.75 यानी कितना हो गया 47.75, इनका योग हो गया। 10,000 का मेरे को 47.75% निकालना है, तो दोस्तों ये निकाला मैंने 10,000 गुणा 4775/100, तो दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और इसको इससे गुणा करेंगे तो मेरा क्या आया 4775। दोस्तों ऑप्शन, ये ऑप्शन देखते ही आप उत्तर कर सकते हो इसका, आपको पूरा लाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखो और आंसर टिक करो। देखो अब 120वां प्रश्न है। 120वें प्रश्न में क्या कह रहा है, दिए गए चार्ट में प्रश्न का उत्तर देवें, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग। नौकरी में कितने हैं 120 है और परिवहन में कितने हैं, परिवहन में 24 है दोस्तों, तो ये कितना हो गया 144। दोस्तों ये डिग्री लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें जो आगे पूछा है वो भी डिग्री में ही पूछा है। परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या योग निम्न व्यवसाय में किस योग के बराबर है, तो देखो अब इन दोनों का योग 144 है क्या, नहीं है। इन दोनों का योग 144 है क्या, नहीं है। इन दोनों का योग देखो 144 है क्या, नहीं है। और इन दोनों का योग 144 है क्या, किसका 108 और 36 हो, तो 108 और 36 ज़्यादा हो, 108 और 36 हो गया ना दोस्तों। यानी कृषि और व्यापार 108 और 36, 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी कृषि और व्यापार जो है वो उसका उत्तर होगा दोस्तों, कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया। दोस्तों इस प्रकार हमने आज ये सारी जो पेपर था वो हल कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहा है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ।